सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपका सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2022-23 सेकेंड उसके जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। आपका जो साइंस का पेपर है वो 4 मार्च को आपको पता है, और इस बार अगर आपको स्कोर करना है तो एमसीक्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी भी हैं और अच्छी स्कोरिंग के लिए भी हेल्पफुल है। तो हम इस वीडियो में प्रैक्टिस पेपर के एमसीक्यू करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपका फर्स्ट जो सैम्पल पेपर आया था उसके एमसीक्यू करेंगे, और फिर कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई ने दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा कि आपके टोटल 5 सेक्शंस हैं इसके अंदर में। सेक्शन ए जो है इट विल बी ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। उसके बाद में आपका अगर हम बात करें सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 7 शॉर्ट आंसर्स होंगे 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी के अंदर होंगे 3 लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क्स के। सेक्शन ई जो केस स्टडी क्वेश्चंस पे बेस्ड है उसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच। तो हम सिर्फ ज़्यादा फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर ही, तो इसलिए इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ ए सॉफ्ट सॉल्यूशन व्हेन सब्सटेंस पी इज एडेड टू ए टर्मरिक देयर इज नो चेंज इन कलर। तो जो आपका हल्दी का जो कलर होता है वो पीला होता है, वो लाल हो गया जब उसमें साबुन हमने डाल दिया। व्हेन सब्सटेंस पी इज एडेड टू टर्मरिक देयर इज नो चेंज। लेकिन अगर मैं उसमें पी डाल रहा हूँ कोई भी सब्सटेंस टर्मरिक के अंदर तो कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। तो पी क्या है यहाँ पे? एक एसिड है, अम्ल है, एक लवण है, सॉल्ट है, एक बेस है, क्षारक है या न्यूट्रल है। क्योंकि कलर चेंज हो नहीं रहा तो इसका मतलब जो हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो P इज़ नॉट ए बेस, तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन आएगा कि अगर वो बेस होता तो उसका कलर चेंज हो जाता। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर व्हाट हैपेंस एट द एनोड। जब हम कॉपर को फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब बिजली का करंट पास करके जब उसको हम शुद्ध कर रहे हैं तो जो एनोड है इलेक्ट्रोड के ऊपर उस पर क्या होगा ये देखना है हमने। तो कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल कॉपर आयन। तो क्या जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन करता है और कॉपर बन जाता है। न्यूट्रल कॉपर एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम आयंस, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कॉपर जो एटम्स गेन करे और आयन बन जाए। कॉपर आयन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम न्यूट्रल आयंस, तो ये भी नहीं हो सकता। और डी है न्यूट्रल कॉपर एटम लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम आयन, तो ये बात सही है क्योंकि जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर, कॉपर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और आयन का रूप धारण कर लेगा। तो डी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। अगला है आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोपी अभिक्रियाएं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स जिसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी उस अभिक्रिया को करने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन जिसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो पहले में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में अभिक्रिया जो फोटोसिंथेसिस धूप और जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रही है। दूसरी में सोडियम कार्बोनेट और HCl ये अपने आप में अभिक्रिया कर लेंगे। एक जो है सॉल्ट है, एक एसिड है, सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड H2 निकल रहा है। तीसरे में हम देख रहे हैं कार्बन ग्लूकोज मोलिक्यूल ऑक्सीजन रेस्पिरेशन रिएक्शन है। और चौथी है कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर रहे हैं। ये आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखा होगा, हीट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पी भी जो है ऊर्जा दे रहे हैं इसके अंदर और एस के अंदर भी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपका उत्तर के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अशोक हैज़ रिटन द फॉलोइंग रिएक्शंस टू शो हाउ मेटल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स। किसी भी मेटल को निकालना है उसके ओर से तो उसके लिए जो अभिक्रियाएं हैं वो लिखी गई हैं। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो आयरन है उसकी अभिक्रिया दिखाई गई है। आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ में हम जो है उसको रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं। आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। सोडियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ कर रहे हैं तो सोडियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ कर रहे हैं तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ कर रहे हैं तो कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ करेंगे तो सोडियम और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। एक ही इक्वेशन जो है सही है, बाकी तीनों गलत है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा आपका बी ऑप्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन ओपन वेसल। एक खुले उसके अंदर हम जो है अभिक्रियाएं कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब मैं करवा रहा हूँ तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। जिंक और कॉपर सल्फेट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो उसको कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली shows if the weight of the reaction vessel and the content increases, decreases or remains same after the reaction as compared to before the reaction। अब यहाँ पे जो है हमें जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बताना है कि किसके अंदर जो है वेट वही रहेगा या चेंज होगा। तो ऑप्शंस हमने देखनी है टेबल के साथ में। ए जो है ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि रिएक्शन पी decreases, reaction Q remains same and reaction R increases। अब यहाँ पे क्योंकि कॉपर और प्लस ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड डिक्रीज, तो ऐसा तो होगा नहीं। सेकंड में है remains the same, increases और decreases PQR का। थर्ड में है इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, एंड फोर्थ में है इंक्रीज, रिमेन्स सेम एंड डिक्रीज। तो यहाँ पे जो हमें सही लग रहा है वो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन। ए सॉल्यूशन of base with pH 12.1 is given, which of the following can be done to decrease its pH। अगर एक 12.1 pH का कोई सॉल्यूशन है तो उसको अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। ऐड ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH जिसका जो 8.7 है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन एसिड विद एन अननोन pH। तो किसके हिसाब से जो है हमारा यहाँ पे सही होगा, तो एनी ऑफ PQR में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी ऐड करेंगे तो भी वही होगा, कम pH वाला ऐड करेंगे और एसिड डालेंगे। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हम कर सकते हैं करेक्ट आंसर के अंदर। 1 mole of which of the following compounds require 2 moles of hydrogen to form a saturated hydrocarbon by कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे 1 मोल किसका चाहिए होगा, जिससे कि हम 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करके उसको एक सैचुरेटेड, मतलब जिसके अंदर जो है डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होंगे, तो हाइड्रोजन को ऐड करके बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट जो इक्वेशन दी गई है इसके अंदर P के अंदर तो एक डबल बॉन्ड है, ये रिमूव करना है, एक यहाँ पे रिमूव करना है मेरे को। इसके अंदर जो है 2 और 3, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पर है, और इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो P के अंदर और S के अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे को 2 हाइड्रोजन से काम चल जाएगा और यहाँ पर भी मेरा 2 हाइड्रोजन से काम चल जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप आ गया है, तो इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। तो यहाँ जो आंसर में मेरा आएगा क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शंस में देखो, तो इसमें P एंड S मेरा B के अंदर है, C के अंदर ओनली P एंड S, तो C ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। लुक एट द डायग्राम बिलो केयरफुली। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट। तो ऑक्सीजन प्लांट जो है ऑक्सीजन X के द्वारा बाहर छोड़ रहा है और Y प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, और Z H2O। एंड द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट Z में कौन सी प्रोसेस हो रही है हमने वो बताना है। अब प्लांट जो है वाटर जो बाहर छोड़ता है उसके वो लीव्स के द्वारा होता है, तो ट्रांसपिरेशन होगा, पत्तियों से जो पानी स्टोमेटा के थ्रू रंध्र के द्वारा जाता है, तो इसमें आ जाएगा मेरा बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज लाइम वाटर टर्न्स क्लाउडी इन प्रेजेंस ऑफ ए गैस विच इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। लाइम वाटर जो है क्लाउडी हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे जो है सी सेटअप प्लांट जो है, उसके बाद लाइम वाटर पॉट दिखा रखा है, तो क्योंकि रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में भी होता है, ठीक है ना। सेट क्यू और सेट आर, क्योंकि इन दोनों में ही पॉसिबल है। टैंक कोटेड विद द ब्लैक पेंट ऑल्सो, तो ब्लैक पेंट से कोट करने का मतलब क्या है कि उसको जो है हीट मिलेगी नहीं, अंदर जाएगी नहीं, तो उससे क्या होगा कि प्लांट जो है खाली रेस्पायर कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, ऑक्सीजन जो है उसके अंदर आएगी नहीं, तो इसलिए सेटअप आर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, होमोजाइगस डोमिनेंट
Guinea pig with black fur is crossed with homozygous Guinea pig with white fur. तो दोनों चीज़ें होमोजाइगस है, तो F1 जनरेशन इज क्रॉस विद इटसेल्फ. F1 जनरेशन को हमने अपने खुद के साथ सेल्फिंग कर दी है. व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 जनरेशन एस्पेक्ट टू शो वाइट फर कोट. अब यहाँ पे आप अगर इसको देखो तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट है वो क्या है, आपका ब्लैक फर है, ठीक है, और वाइट फर जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है. तो F1 जनरेशन में तो रिसेसिव हमें मिलेगा नहीं. और F2 जनरेशन में अगर आपको ध्यान हो 1:1 रेशो जो हम करते हैं, लेकिन अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करें तो 3:1 होता है. तो सिर्फ एक वाइट फर वाला मिलेगा, दैट मीन्स यू विल गेट ओनली 25%. उसके बाद नेक्स्ट है पर्सन एक्स सफ़र फ्रॉम कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. तो एक किसी इंसान को जो है उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है. पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता होगा आपका मास्टर ग्लैंड होता है विच इज़ प्रेजेंट इन योर ब्रेन कंट्रोलिंग द ऑल अदर हार्मोन्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स. तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पर्सनस एक्स कंडीशन. अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ही काम नहीं करेगा तो सीधा सीधा जो है क्या होगा, क्योंकि जो बॉडी की ग्रोथ है वो रुक जाती है अगर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ग्रोथ हार्मोन्स जो सिक्रीशन होते हैं वो पिट्यूटरी से ही आते हैं. नेक्स्ट, द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ सीड टू द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इज क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. जितना भी समय होता है जब हमने बीज लगाया और जब तक उसको पक के बड़ा होके कटाई नहीं की, उसके बीच का जो प्रोसेस होता है, टाइम होता है, वो सबसे क्रूशियल मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अबो सेलेक्ट रीजन वाई फार्मर्स प्रेफर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ज़्यादातर जो किसान वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे क्यों काम करते हैं या पसंद करते हैं. सीडलेस क्रॉप कैन ऑल्सो बी रिप्रोड्यूस्ड. ऑफस्प्रिंग प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स. प्लांट्स ग्रो बाय बियर फ्रूट्स अर्लियर. तो क्योंकि जो है अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पे जाएंगे तो उन पे फल जल्दी लगेंगे, इसलिए किसान जो है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं. The circuit below consists of variable resistors connected in series with two 2000 ohms resistor. The variable resistance can be adjusted to any value between 0 to 4000 ohms. Variable resistors का मतलब क्या होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं. तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और दो जो है फिक्स है हमारे पास में. अब हमें करना क्या है, एज द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल इज चेंज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर. अब क्योंकि वोल्ट मीटर हमारा कनेक्टेड किससे है, सिर्फ 2000 वाले ओम से, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो रीडिंग है 0 तो होगी नहीं, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है 2000 तो है ही उसके अंदर. तो इसमें जो मिनिमम आंसर है आपका 3 वोल्ट्स आएगा. इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर करके निकाल के इसमें देख सकते हैं. 12 वोल्ट V आपको 12 वोल्ट दे रखा है, R आपका जो है 2000 ओम्स दे रखा है. तो इसके अंदर स्मॉलेस्ट जो V की वैल्यू निकालनी है वो अलग अलग निकालनी है. वोल्ट मीटर की जो रीडिंग निकालेंगे तो I निकाल के फिर उससे हम इसको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज. व्हाट डज दैट मीन्स. तो 60 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है, AC मतलब यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं हम, जो ऑल्टरनेट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे द करंट की जो साइकिल होती है वो 60 टाइम्स इन ए सेकेंड होंगी या 120 टाइम्स इन ए सेकेंड होंगी. डायरेक्शन हर 60 सेकंड में चेंज करेगा या 120 सेकंड में. तो यहाँ पे क्योंकि करंट चेंज डायरेक्शन इन 120 टाइम्स इन ए सेकंड, इसी करंट के अंदर ना पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल चेंज होता है. तो 60 हर्ट्ज का मतलब वो 2 बार चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव नहीं हुआ तो 120 टाइम्स हो जाएगा. रमन वांट्स टू ड्रॉ ए ग्राफ टू शो हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर चेंजेस विद द लेंथ ऑफ द वायर. तो रेजिस्टिविटी आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के साथ में, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के साथ में. तो यहाँ पे रमन जो है एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा है टू शो हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर चेंजेस विद द लेंथ ऑफ द वायर. तो करेक्ट ऑप्शन बतानी है इसमें. आप देखो क्या ले रखा है उसने, एक तरफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर ले रखा है, एक बार लेंथ. तो अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही, लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है. अगर रेजिस्टिविटी लेंथ स्ट्रेट राइज कर रही है तो रेजिस्टिविटी ऊपर की तरफ. सी तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी. डी ऑप्शन में कांस्टेंट है. अब क्योंकि अगर हम इनका प्रोपोर्शन की बात करें
रेशियो की बात करें कि लेंथ ऑफ द वायर जो है वो उसी फ्रैक्शन में इंक्रीज हो रही है जितने फ्रैक्शन में रेजिस्टिविटी, तो हमारा इसमें आंसर आएगा डी। ऐसा नहीं है कि मैं जो है बार बार लेंथ बढ़ाता रहूँगा और उसका प्रोपोर्शन चेंज होता रहेगा। विच सर्किट शोज द करेक्ट एंड सेफ पोजीशन फॉर द फ्यूज एंड स्विच। इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन 100% आता ही है फ्यूज एंड स्विच के ऊपर। अब पहले लाइव वायर के ऊपर हमने जो है लगा रखा है, लेकिन उसके आगे की लगा रखी है। सेकंड जो है मैंने लाइव वायर के साथ में फिर सीधा बल्ब से जोड़ दिया, और मेरा जो स्विच है वो किधर है, न्यूट्रल वायर पे। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, थर्ड में लाइव वायर सीधी जा रही है, न्यूट्रल वायर के ऊपर मैंने फ्यूज़ लगा रखा है। एंड फोर्थ में जो है, तो मेरा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइव वायर के ऊपर इस फ्यूज़ लगता हमेशा, और स्विच भी वहीं होना चाहिए। तो ये हमारे MCQs थे। अब 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के हैं। तो असर्शन रीजन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो करेक्ट ऑप्शन होती है उसको हम एज ए क्वेश्चन पुट करके देखें तो हमें थोड़ा आंसर ढूंढने में ईजी हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइट washed wall develops a coating of calcium carbonate after few days. Calcium oxide on the wall reacts slowly with the carbon dioxide in the air. अब ये बात तो सही है कि जो है वो वाइट वॉश जो है धीरे धीरे वाइट हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर कैल्शियम का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो जो है एयर में जो प्रेजेंट है उसके साथ में स्लोली नहीं हो रहा, बहुत फास्ट हो जाता है। तो आर जो है यहाँ पे गलत है, तो इसमें मेरा आंसर आएगा सी ऑप्शन। दैट मीन्स ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सो वेरिएशंस। जो भी ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं वेरिएशन आते हैं, सही बात है। ईच ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स ऑल द जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब ये गलत है कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनके अंदर सारे इनहेरिट ही जीन्स होंगे पेरेंट से, तो इसलिए जो है इसके अंदर भी मेरा ए इज ट्रू बट आर इज इनकरेक्ट। कैपिलरीज है वॉल्स दैट आर जस्ट 1 सेल थिक। कैपिलरीज के अंदर जो है वॉल्स जो है दे आर जस्ट 1 सेल थिक, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन होना है एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस द कैपिलरीज। सो बोथ आर करेक्ट, इसलिए जो है इसमें मेरा ए ऑप्शन हो जाएगी, बिकॉज रीजन इज ऑल्सो देयर। ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। स्टेशनरी चार्ज मतलब कोई रुकी हुई चीज़, पार्टिकल जो हम कहते हैं ना, उसके अंदर बात कर रहे हैं। ए स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर रुका हुआ है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो है कैसे हो सकती है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो ए इस यहाँ पे जो है गलत है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा डी। तो यहाँ पे हमने जो है 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर के डिस्कस कर लिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।